इवनिंग एवरीवन। देखिए, अच्छी चीज के साथ एक बुरी बात भी है, और बुरी ये है कि वो वक्त लेती है। हमने कुछ दफे पहले, कुछ रोज पहले एक सीरीज शुरू करी थी जिसे हमने कहा था जरूरी बात। वो सिलसिला चल ही रहा था और साइमल्टेनियसली कुछ एक चीजों को साथ में रखने में दिक्कतें हो रही थी। हम किताब पे भी काम कर रहे थे और अब जैसे वो किताब कंप्लीट हुई है तो उसके साथ साथ मैंने सोचा उसमें जहां भी आपको समस्याएं दिखें उसको क्यों ना डील कर लिया जाए, उसको पढ़ा दिया जाए, तो यूट्यूब पे अपन साझा कर लें। अब हुआ ये कि जैसे बुक अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब वहां जब अपन ने बात करी कि अपने पास रेस्पॉन्स कुछ एक ऐसे आए कि कुछ एक पोएम्स ऐसी हैं, जैसे किसी ने कहा कि लिटरेरी मूवमेंट्स हैं उनके बारे में बात करें, या फिर जो पोइट्री है उसके बारे में बात करें, या प्लेज के बारे में बात करें। तो अपनी कोशिश 19-20 यही रहेगी, जो भी टफ टॉपिक आपको लगे उसको अपन साथ में पढ़ते रहेंगे। उसी के साथ जो अपन पढ़ रहे हैं, जैसे आज की क्लास द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, टी.एस. एलियट के एक ड्रामेटिक मोनोलॉग या पोएम के बारे में। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। अब यहां एक जो समझने वाली चीज है कि इस पोएम को अपन 2-3 सेक्शन में बांटेंगे। विल डिवाइड आवर क्लास इन 2-3 मेजर सेक्शंस। इन आवर फर्स्ट क्लास हम जो पढ़ेंगे वो उसके टेक्निक्स पे बात करेंगे, हम एलियट कौन से दौर में लिख रहे हैं उस पे बात करेंगे, हम टी.एस. एलियट खुद के बारे में बात करेंगे कि 19-20 वहां से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको देखें। जरूरी चीज इसलिए है कि आपने जैसे पहले देखा होगा, पुराने वक्त में टाइपराइटर हुआ करते थे, तो टाइपराइटर जब लिखना का काम बंद कर देते थे तो उसमें किया क्या जाता था, पिन मार के उससे कार्बन निकाला जाता था। तो इस प्रूफरॉक से अपन वो पिन मार के कार्बन निकालने वाला काम करेंगे, ताकि कोई चीज परीक्षा के हिसाब से छूटे ना। और इस क्लास से आपको भी अंदाजा लगे कि हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसको इस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं या डील कर सकते हैं। ये क्लास सिर्फ ग्रेड 2 ग्रेड 2 के हिसाब से ही नहीं है। जो ड्रामेटिक टेक्निक है यहाँ, या फिर डिवाइसेस का जो यूज कर रहे हैं एलियट, वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 दोनों के हिसाब से, या कोई दूसरे एग्जाम की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी वो यूनिट्स हैं देखने को मिलती हैं, तो उनके ऊपर भी। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक को अपन पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले जैसे मैंने कहा इस क्लास को अपन डिवाइड करेंगे, तो अपन सबसे पहले मॉडर्निज्म की बात करेंगे। मॉडर्निज्म की इसलिए करेंगे क्योंकि वो एलियट का वक्त है, वो उनका दौर था। दूसरा खुद एलियट है, उस पे देखेंगे। और तीसरा जो डिवाइसेस और जिनका जिक्र है उस पे बात करेंगे। उसके बाद समरी का भी अपन इसी सेक्शन के अंदर समरी है, उसके थीमेटिक डिवाइसेस कंसर्न है, या फिर और भी कुछ एक खास बातें नजर आ रही हैं उसकी नजर दौड़ाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि मॉडर्निज्म और ये चीज वैसे तो हल्का फुल्का इसका डिस्कशन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नाम से मैंने एक ऐसे के बारे में बात करी थी, वहां पढ़ा था, मॉडर्निज्म का एक सरफेस अंदाजा लिया था कि मॉडर्निज्म क्या था, क्यों आया, क्या रीजंस रहे, इस पे बात करी थी। अब ये ग्रेड 2 के हिसाब से जो नए पढ़ने वाले हैं वो भी समझ सकते हैं, या जो ओवरऑल तैयारी कर रहे हैं उसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए टी.एस. एलियट की पोएम से इतना ही बात करेंगे। एक्सटेंसिव नहीं पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव तब पढ़ेंगे मॉडर्निज्म के बारे में जब अपन को जरूरत होगी, पूरा एजेस को अपन कवर कर रहे होंगे, तब उस पर एक्सटेंसिवली या इंटेंसिवली दोनों तरफ से डील करेंगे। अब इस पोएम को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले मॉडर्निज्म की बात करें। देखिएगा एक खास बात क्या है, मॉडर्निज्म या हिंदी में कहें तो आधुनिकवाद या आधुनिकता, या जो भी इसे आप, आधुनिकता तो मॉडर्निटी है, वाद कोई चीज के बाद जुड़ता है तो वो इज्म से दिखाया जाता है।
ये आधुनिक होने की पूरी डिबेट क्या है, इस आधुनिक होने के बारे में चर्चाएं क्या रही, क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, इसके ऊपर थोड़ा देखते हैं। देखिए, कोई भी चीज अपन जब समझते हैं कि कोई चीज मॉडर्न है, यानी कि कुछ नया है, इस नए के साथ ऐसा नहीं है कि पुराना खत्म होता है, पुराना भी साथ चलता है, मगर यहां पुराने के लिए, जो पुराना अच्छा था उसके लिए एक रिग्रेट भी दिखता है, क्योंकि वो हम खो चुके हैं। जैसे आप घर में परिवार में बैठते हैं, सबसे पहले बात ये होती है पुराने दिनों में अपन ये किया करते थे, वो कितने अच्छे दिन थे, वो कितने सुकून के दिन थे, आर्टिफिशियल इंसान नहीं था। तो उस चीज की तारीफ हो रही है, उसके लिए रिग्रेट हो रहा है कि यार वैसा होना चाहिए। इंग्लैंड में, यूरोप में कुछ एक समस्याएं ऐसी रही ने आधुनिकता को जन्म दिया, और उस सबसे बड़ी मेजर समस्या एक थी, उसे हम कह सकते हैं, वो क्या है, एक वर्ड में अगर चर्चा करें, इस पूरे मॉडर्निज्म को अगर एक शब्द में देखें, वो होगा डिस्कनेक्ट। अब ये डिस्कनेक्ट किसके बीच, कनेक्शन किसके बीच खत्म हुआ? कनेक्शन समाज और इंडिविजुअल के बीच खत्म हो चुका। किस दौर में? इस मॉडर्निज्म। देखिए, कोई भी एज हुआ करती है, वो सबसे पहले पुराने का विरोध करके आगे बढ़ती है। नया उसे तभी माना जाता है, वो अपने आप में मॉडर्न होती है। मगर इस समय एक वाद खड़ा हुआ, एक विचार खड़ा हुआ, एक डिबेट खड़ी हुई, कब? 20th सेंचुरी, इनिशियल बिगिनिंग में। वो क्या था, उस पर थोड़ी देख लेते। अब इस चीज को ऐसे आप समझ सकते हैं, जितनी भी पुरानी एजेस है, मैं जैसे नाम लिख रहा हूं, मॉडर्न से पहले जो भी लिटरेरी पीरियड्स अपन पढ़ रहे हैं, उसका एक बार नाम लिख के थोड़ा समझने की कोशिश। जैसे सबसे पहले अपने पास रेनेसों था, सबसे पहली चीज अपने पास थी इससे पहले भी चीजें हैं, मगर अपन परीक्षा के लिए जितना जरूरी है उतना ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद अपने पास नियो क्लासिकल एज आती है, नियो क्लास। इसके बाद अपने पास रोमांटिक्स हैं। इसके बाद अपने पास विक्टोरियन है, और इसके बाद अपने पास मॉडर्न। देखिए, अब समझने वाली बात है, लिटरेचर के अंदर कोई भी डिस्कोर्स, कोई भी वाद, कोई भी विचार पैदा होता है, वो एक चीज का विरोध करके आता है। थीसिस एंटीथीसिस, वो हेगेल वाला कंसेप्ट है। कैसे? रेनेसो के ड्यूरिंग अपन ने देखा था, रिवाइवल था चीजों का। अब ये रिवाइवल क्यों था, ये वाली चीज अपन जब खासकर रेनेसो के बारे में पढ़ेंगे तब बात करें। रिवाइवल में कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल भी थे, हिस्टोरिकल भी थे, ज्योग्राफिकल भी थे, और वहां के सोशल तो इन चीजों से मिलते हैं तो आते ही आते हैं। एक सिविलाइजेशन खत्म हो रहा था, दूसरा बन रहा था, तो अपने को मजबूत करने के लिए वो आपस में अपने पुराने कल्चर को वापस उठा रहे थे। जो भी रूढ़िवादी थी, जो भी ऑर्थोडॉक्स था, जो भी डॉगमेटिक नेचर था, उसको तोड़ा जा रहा था। तो रिवाइवल जब होगा, तो जब अपने पास किसी चीज का रिवाइवल देखने को मिलता है, अपने पास रिवाइवल इंडिविजुअलिटी। तो यहां इस रेनेसो की क्या खास बात थी, इसमें डॉगमेटिक अप्रोच को, रूढ़िवादियों को, चीजों को तोड़ा गया। जब रूढ़ियां टूटी तो इंसान है, उसकी महत्ता बढ़ती है, इंसान प्रमुख बनता है, हर चीज में इंसान, उसकी फितरत सबसे पहली आती है। ऐसी चीजें हो रही थी। मगर जब इंसान को, जब सोसाइटी को ये लगा कि अगर सारी इंपॉर्टेंस एक अपन
ह्यूमनिज्म को, मानवता को ही देते रहे, लिबर्टी को ही देते रहे, एक नए एक्सप्लोरेशन को देते हुए, तो समाज में एनार्की आ सकती है, कभी भी अराजकता पैदा हो सकती है। तो ये नियो क्लासिकल वाले इस रेनेसों के विरोध में जाके रूल्स की बात कर रहे, रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेचर, विट, इस तरह के कंसेप्ट यहां अपन को देखने को मिलते हैं। नेचर, ह्यूमन नेचर, और वो भी समाज के जो पुराने चलन और व्यवहार है उसमें बंधा हुआ नेचर। कविता भी वैसी ही थी। इसके बाद रोमांटिक, अब समाज जब रूल्स और रेगुलेशन से परेशान हुआ तो एक नया सिस्टम देखने को मिल रहा है, एक नया लिटरेरी पीरियड इसको काउंटर करके आ रहा है। वहां वापस इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट बन रहा। रूल रेगुलेशन है, पर रूल रेगुलेशन को ताक पे रखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है एक लिमिट तक चीजें ठीक है, उसके बाद इंसान का जो खिलंदड़पना है, जो पुराने वक्त में जब समाज एक तरह से पूरा डेवलप नहीं हुआ था और जो मनमानी चीजें किया करता था, जो कॉमन मैन की जिंदगी हुआ करती थी, वही तो असल में लिटरेचर है, वही तो समाज है, उस पर बात क्यों नहीं। ये रोमांटिक की अप्रोच। इसको जब पूरी हिस्ट्री को अपन डिटेल में पढ़ते हैं तो एक एक चीज देखते हैं। अभी मैं बेसिक चीजों की बात कर रहा हूं क्योंकि अपना मेन काम प्रूफ रोक को पढ़ना है। विक्टोरियन, इसके बाद जब वापस इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट बनता है तो एक एज है विक्टोरियन, क्वीन विक्टोरिया के नाम से। इसमें पेच फंसता है। ये एक कॉम्प्रोमाइज की एज है। यहां क्या समस्या है, कॉलोनियलिज्म स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस पीरियड में। ये मैं 1800 के आसपास की बात कर रहा हूं, 1820, 25, 30, 50, किसी भी एज को, जैसे मैंने कहा, आप एक पिन पॉइंट नहीं कर सकते। उसके 20-30 साल इधर उधर चीजें बनना शुरू होती है। तो विक्टोरियन ये 1850, 1840, 1830, 20, यहां से चीजें क्या देखने को मिल रही है, कुछ नया देखने। इंग्लैंड का कॉलोनियल पावर है, इंपीरियल पावर है, पैसा है। पैसा है तो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री है तो हर आदमी तो प्रॉस्पेरस हो नहीं सकता। कौन प्रॉस्पेरस होंगे? बुर्जुआ, एक ऐसी क्लास जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, एक ऐसी क्लास जिसके पास रिसोर्सेज नहीं। ये भी समाज में दो तरफ की दो दर्जे की चीजें पैदा हो रही। पैसा है तो साइंस भी आएगा, साइंस है तो रिलीजन भी कहीं ना कहीं उखड़ता हुआ नजर आएगा। तो साइंस भी है, रिलीजन भी है, इनका भी एक फ्लक्स चल रहा है। ऐसी ही मैन विमेन, इनके डिफरेंसेस की बात भी हो। आर्टिस्ट मूवमेंट है, डेमोक्रेसी के लिए भी बातें हो रही इस विक्टोरियन पीरियड में। तो ये एक ऐसा समाज था जिसे लगा अब जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है समाज को समझने का, स्टेबल सोसाइटी, मॉरलिटी, एथिक्स, ये सब चीजें कहीं ना कहीं पुरानी पड़ती जा रही। कुछ नया तो होगा और वो नया होने की तरफ कदम बढ़ते जा रहे हैं। और ये जब मॉडर्न पीरियड आता है तो पुराना सब कुछ टूटता है और यहां एक नया आधुनिक जो अपन कहते हैं वो पैदा होता है। तो इस मॉडर्न को उस एस्पेक्ट में अपन समझने की कोशिश करते हैं। हर चीज का थीसिस है, एंटीथीसिस। एक जवाब है, एक सवाल है, उसका जवाब मिलेगा। जवाब से भी कुछ दिन बाद नई चीजें बनती हैं, इंसान है वो सेटिस्फाई नहीं होता, वापस एक्सप्लोर करता है, नया जवाब पैदा हो रहा, और वो वापस जवाब जो पहले मिला था वो सवाल की तरह ही लग रहा है। अब इस चीज को अपन मॉडर्निज्म को थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं क्योंकि एलियट है, इसी का हिस्सा है। इसको थोड़ा समझते हैं। हमने बात करी विक्टोरियन तक। विक्टोरियन इसलिए क्योंकि मॉडर्न एज से पहले का जो टाइम पीरियड है वो विक्टोरियन के अंदर ही शामिल है। अब देखिए यहां खास बात क्या है, मॉडर्न एज को बनाने के लिए बहुत से लोगों ने एफर्ट किए, एफर्ट या कैटलिस्ट की तरह काम किए। उन्होंने क्या किया, जो भी रीतियां, जो भी चलन, जो भी व्यवहार समाज में था, जो भी, जैसे मैंने वापस इस शब्द को रिपीट करूं, जो भी डॉगमेटिक अप्रोच थी, जो सदी सदाई चीजें चल रही थी, उनको उन्हें लगा अब इन्हें कहीं ना कहीं खत्म करना हो। वो कारण क्या रहे वो भी आएंगे इसमें। मॉडर्निज्म, इसके प्रीकर्सर्स की बात करते हैं।
प्रीकर्सर्स। प्रीकर्सर का मतलब है एज मॉडर्निज्म तो शुरुआत अपन को देखने को मिल रही है 1901 या कई लोग 1890 से शुरू करते हैं अपन, अर्ली फेज ऑफ मॉडर्न, मगर इसकी सुगबुगाहट है वो पहले से ही। क्यों? क्योंकि समाज में डाउट तो पैदा होने शुरू हो गए थे। डाउट पैदा होती है तभी कोई नई चीज आती है, बिना डाउट के तो है ही नहीं। अब प्रीकर्सर जैसे पहला ही नाम मैं लिखूं, वो थे कार्ल मार्क्स। ये उसी विक्टोरियन पीरियड में काम कर रहे हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जब विक्टोरियन समाज में इंडस्ट्री बूम पे थी, बस्तियों में रहने वाले लोग परेशान थे, मजदूर परेशान थे, विमेन वर सफरिंग, उस वक्त ये इनका एक वर्क आता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये 1848 के अंदर। इनका दूसरा वर्क दास कैपिटल, इसका फर्स्ट वॉल्यूम है वो आ रहा है 1867। मार्क्स ने जो भी ढर्रा था उसे खत्म कर दिया, सोचने समझने। क्या खत्म किया? उन्होंने कहा देखिए साहब, जो आपका पैसा है ना वही सब सारी चीज है, इकोनॉमी के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है, यही इकोनॉमी साइंस बना रही है, यही इकोनॉमी सब काम कर रही है। अगर पैसे के साथ दिक्कत है, कुछ एक लोगों के पास है, जैसे उन्होंने कहा बुर्जुआ, और कुछ एक के पास जो प्रोलिटरेट है, सर्वहारा क्लास है, के पास कुछ नहीं। मार्क्स ने कहा वो रिवोल्ट होगा एक दिन, ये सर्वहारा हैं, इनके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। अगर आपको समाज को बचाना है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखें कोई भी चीज। तो जो चीज पहले ये सोची जा रही थी धर्म है, नैतिकता है, मार्क्स कह रहे पैसा है सब कुछ, पैसे के ऊपर। बताओ जो समाज पहले जो कुछ सोच रहा था उससे सोचने की दूसरी तरफ बढ़ा रहे हैं या मार्क्स नहीं बढ़ा रहे हैं? तो मार्क्स एक उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट का। कर क्या रहे हैं? समाज उन्हें दिख ही ऐसा रहा है, इसलिए वो ये चीज कर रहे हैं। 1848 का साल, 1848 का साल इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे प्रोटेस्ट इंग्लैंड में शुरू हो गए थे, जैसे चार्टिस्ट मूव, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए आंदोलन शुरू। इसी वक्त कुछ एक स्टूडेंट थे, उनके मूवमेंट भी वहां है। इंग्लैंड सोच रहा है कहीं अपराइजिंग ना हो, जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ है वैसा रेवोल्यूशन यहां पैदा ना हो। जैसे मैंने कहा सर्वहारा क्लास है, वो रिवोल्ट को तैयार है, उनके पास पैसे नहीं। मजदूरों की हालत खस्ता है, रहने को बहुत से खराब हालतों में घर हैं, वहां रह रहे हैं। चार्ल्स डिकिंस नॉवेलिस्ट हैं, वो इसी इंडस्ट्री और इन पे कमेंट कर रहे हैं अपने वर्क्स में। तो यहां क्या देखने को मिल रहा है? 48 का साल बहुत रेवोल्यूशनरी एक ईयर माना जाता है, और उसी वक्त कार्ल मार्क्स, तो इन्होंने कहा पैसा सब कुछ। तो पहला प्रीकर्सर कौन मिला मॉडर्न एज का, जो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ा रहा है, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। दूसरा इंसान कौन है? दूसरे इंसान का नाम है फ्रेडरिक नीश। फ्रेडरिक नीश एक बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े फिलोसोफर। जब एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर अपन ने एक पीछे क्लास रखी थी, इनके बारे में अपन ने समझा था इनका अस्तित्व के बारे में कितना बड़ा ख्याल है, और इनका एक फेमस स्टेटमेंट वो है गॉड इज डेड। भगवान है वो मर चुका है। अब वापस पलटिए, जो मोरालिटी, जो एथिक्स, जो रिलीजन एक समाज में था, उसको उसी विक्टोरियन पीरियड में एक आदमी कह रहा है धर्म नाम की चीज है या भगवान नाम की एक कोई सुपर पावर है, वो खत्म हो। अब समाज को एक नया विचार दिया है, समाज उसकी तरफ बढ़ेगा आगे आने वाले, ये प्रीकर्सर हुए। इसलिए मैंने कहा कि विक्टोरियन समाज है, वहां क्या था, हर एज अपन पढ़ते आए रेनेसां से, थीसिस का एंटीथीसिस, थीसिस का एंटीथीसिस ऐसे देखने को मिला।
विक्टोरियन में मिक्स है, क्योंकि यहां पैसा आ गया है। तो पैसा आ गया है तो धर्म भी है, साइंस भी है, सर्वहारा है, बुर्जुआ भी है, दोनों तरह के एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन चल रही है। और उस कॉम्प्रोमाइज से कुछ एक लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो मॉडर्निज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा नाम नीत्शे का था। तीसरा नाम अपने पास है, वो है फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड। अगर आप 2-5 लोगों के नाम अगर अपन उंगलियों पे गिनने की कोशिश करें कि दुनिया ने जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया था, उसमें फ्रॉइड का नाम भी एक है। पहला, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं, कार्ल मार्क्स, एक ऐसा इंसान जिसके आइडियाज ने दुनिया को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि जैसे एक बारूद के ढेर पे अपन बैठे हैं, कभी भी वो खत्म हो सकता। एक पूरी इकोनॉमी की बात कर रही है, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ऐसा ही अपन ने कोल्ड वॉर को जब पढ़ते हैं तब देखने को मिलती हैं चीजें। फ्रॉइड ने एक वर्क लिखा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सपनों का इंटरप्रिटेशन, उनका एक तरह से एक एनालाइज किया जाए, विश्लेषण किया। 1899 के आसपास ये किताब लिखी जा चुकी थी, फिर 1901 के आसपास फ्रॉइड इसे कहते हैं पब्लिश करवाने। सपनों के बारे में क्या पहले समाज में बात हुई थी? कभी नहीं हुई थी। हमारा जो अनकॉन्शियस है, अचेतन दिमाग है, उसके ऊपर कभी चर्चा हुई नहीं थी। हाँ, हल्की सी सुबुगाहट कॉलरिज के वक्त जरूर मिलती है, कॉलरिज इस पे बात करने की कोशिश करते हैं, वो भी वो ओपीएम अडिक्ट थे और इस चीज को समझते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज, साइकोलॉजी के ऊपर बात होनी चाहिए। ऐसा क्या आ गया है उस समाज में कि अपन को साइकोलॉजी पे भी बात करनी पड़े? मनोविज्ञान इसलिए, पैसा खुश कितने दिन रखेगा, उसके बाद जिंदगी में हरारत भी आएगी, तबीयत भी नर्म होगी, आपकी नमी है आपकी जिंदगी की वो भी कम होगी, सूखा रूखापन भी दिखेगा। ऐसा सब कुछ तो नहीं दे सकता। आप जहनी तौर पे बीमार भी हो सकते, और हुए हैं लोग, इसीलिए फ्रॉइड को जरूरत पड़ी इन चीजों को इंटरप्रेट करने की। अपने पेशेंट को देखने के बाद वो ये सब चीजें लिख रहे हैं। तो तीसरा प्रीकर्सर अपने पास है सिगमंड फ्रॉइड। इसी प्रीकर्सर की लिस्ट में अगला नाम है जेम्स जी फ्रेजर। फ्रेजर का एक इंपॉर्टेंट वर्क था गोल्डन बो। गोल्डन बो में क्या बात कर रहे हैं? ये जो क्रिश्चियन आइडियाज हैं, क्रिश्चियन बिलीफ है, उन्हें तोड़ रहे हैं। इस वर्क को 3 कैटेगरी में मेनली रखते हैं, मैजिक, जादू, दूसरा रिलीजन, और तीसरा रियलिटी। इन्होंने कहा इंसान ने जब सोच के देखिए, जब उसे पानी दिखा होगा, उसे आग दिखी होगी, तो उसने उसे सबसे पहले जादू का नाम दिया। कोई जादू है, कोई मैजिक है, वो उसे समझ नहीं पा रहा है। धीरे धीरे उसी जादूगरी को वो भगवान का नाम हिस्से रखता गया। पानी का देवता बनाया उसने आग का देवता बनाया, उसने हवा का देवता बनाया, उसने अपने एहसास, इमोशन है, उनके भी देवताओं के नाम रखे। जैसे प्यार का देवता क्यूपिड को रखा गया। हर तरीके की चीज फिर रिलीजन में ढलती गई। पहले जादू था, उसे समझ नहीं थी, फिर रिलीजन नाम आ गया। धीरे धीरे फ्रेजर ने कहा अब रियलिटी की बात आती, हम सच की तरफ बढ़ रहे हैं, सच्चाई की तरफ। समाज में सच्चाई क्या? पुराने वक्त में जब नील नदी में बाढ़ आया करती थी, जो वर्जिन्स हुआ करती थी, जो लड़कियां, उन्हें नदी में फेंका जाता था कि जो समंदर का देवता है वो आपसे नाराज है, तो कहीं ना कहीं जो वर्जिन लड़कियां, उनको फेंका जाए समंदर में, जिससे उसका गुस्सा क्या हो, शांत हो। धीरे धीरे लोगों को जब साइंस पैदा हुई, रियलिटी की तरफ बढ़े, अल नीनो, ला नीनो, इन इफेक्ट के बारे में पता चला, तब पता चला कि बाढ़ क्यों आती।
इतनी बेकसूर की जान जा चुकी थी इससे। तो फ्रेजर ने चैलेंज कर दिया उस क्रिश्चियन बिलीफ्स को। तो ये सारे 3-4 थॉट आपको जब देखे होंगे आपने, तो आपको लगा होगा एक पुराना जो विचार था उससे अब नए विचार की तरफ। नए विचार में आप एक नाम और भी ऐड कर सकते हैं, वो है डार्विन का। डार्विन क्या बात कर रहे थे? डार्विन कह रहे थे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब उन्होंने कहा इंसान आगे कैसे बढ़ा जीवन में, इंसान को भगवान ने नहीं बनाया, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आइडिया से वो आगे आगे उसका डेवलपमेंट होता गया, और होते होते अगर कोई इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाया वो जिंदा रहा, वो इंसान बन के यहाँ जिंदा है, नहीं कर पाया वो खत्म हुआ, एक्सटिंक्ट हुआ, विलुप्त हुआ। ये डार्विन के बारे में भी ऐसी, इन्होंने भी रिलीजन को चैलेंज कर दिया। ये सब चीजें जहां हो रही हो वो समाज पक्का ही नए विचार की तरफ आएगा। अब वो नया विचार अपना जो अपन बात कर रहे हैं मॉडर्निज्म का है। मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद, इसको मोटा मोटी 3 फेजेस में बांटा जाता है। अर्ली मॉडर्न्स, अर्ली मॉडर्न, हाई मॉडर्न और लास्ट में लेट मॉडर्न। मोटा मोटी इसको ऐसे समझा जाता है 1901 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक 1945 तक। इसके फेजेस में अपन देखें तो किताबें ये मानती हैं 1890 से लेके पहला फेज है इसका 1915 तक, यानी कि वर्ल्ड वॉर शुरू होने 14 में शुरू हुआ, 15 तक माना। हाई मॉडर्न 1915 से 1930 तक और लेट मॉडर्न 1930 से लेके 1945 तक। ये पूरा आका है मॉडर्निज्म को जो किताबों ने बांटा है, किताबों ने समझा है। अब इसमें समझने वाली बात यह है 90 और 15 अर्ली मॉडर्न क्यों बताया इसे। एक तो अपन ने प्रीकर्सर की बात करी कुछ, अर्ली मॉडर्न के साथ खास बात थी 90 के दशक के बाद में डेकेडेंस मूवमेंट दिख रहा है लिटरेचर में। डेकेडेंस क्या था? डेकेडेंस होता है कि खात्मे के एकदम निचले स्तर की बात, निचले स्तर बहुत ही इंसानी जो एहसास है, एहसासात हैं, उनकी बहुत ही डार्क रियलिटी है, उन पे बात होना शुरू हुई लिटरेचर में भी। रियलिटी थी अगर बहुत ही एक लो लेवल की चीजें, उन पे भी चर्चाएं होने लगी। तो ऐसी वक्त में ऐसा लगा कि लिटरेचर की तरफ बढ़ते हुए हमें देख रहे हैं, एक ऐसे समाज में आ रहे हैं जहां अपन को क्या दिख रहा है, कुछ नई सच्चाइयां दिख रही हैं, उन पे बात करनी जरूरी। इस अर्ली मॉडर्न के आपको राइटर के नाम देखें अपन, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास है जोसेफ कॉनराड। दूसरा नाम अपन देख सकते हैं W.B. येट्स। कॉनराड तो एक ऐसे इंसान थे जिसे अंग्रेजी की समझ नहीं थी। इस आदमी ने अंग्रेजी सीखी कुछ वक्त में और उसके बाद उसी भाषा में इस तरह के नॉवेल लिखे कि इन्होंने समाज को ये बताया कि उस वक्त का इंग्लैंड है उसकी सच्चाई। अब इस अर्ली मॉडर्न में लिटरेचर की थीम कैसी थे वो वर्क के, वो देखते। 1899 के आसपास हम देखते हैं ब्रिटेन ने जो कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी थी अपनी एफ्रो अमेरिकन कंट्रीज में, वेस्ट इंडियन या एशियाटिक जो भी रीजन है वहां पे, उसमें समस्या हुई, लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर। रिवोल्ट किया तो बहुत सारे लोग मारे भी गए।
बहुत सारे लोग मारे गए। तो जो आइडियोलॉजी इंग्लैंड देता आ रहा था, यूरोप देता आ रहा था इतने वक्त से कि आप लोगों को सिविलाइज करना हमारा काम है, व्हाइट मैन्स बर्डन जिसे किपलिंग कहते हैं, कि हमारी बर्डन है कि आपको सिविलाइज कैसे करें, वो पूरा विचार है वो खत्म हो गया था। लोग समझ गए थे कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो लिटरेचर में भी जोसेफ कॉनराड उसी इंपीरियलिस्टिक अप्रोच जो रही, जो आइडियाज दिए एम्पायर ने, साहब हम तो आपको सिविलाइज करने आए हैं, उनका क्रिटिसिज्म देखने की चीजें मिलती। कई चीजें मानी जाती हैं कि ये ब्रिटेन का सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये माना जाता है ये उसके अगेंस्ट भी सिंबल्स में बात कर रहे हैं, ऐसा चीज देखने को मिली। W.B. येट्स ये सेकंड कमिंग नाम से पोएम लिख रहे हैं इसी अर्ली मॉडर्न में। सेकंड कमिंग में क्या लिख रहे हैं कि हमारा सिविलाइजेशन है वो खत्म हो चुका है, और एक गायर नाम से फिलॉसफी देते हैं, और यहां कहते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन लंबे वक्त तक नहीं टिकता है, उसके बाद दूसरा सिविलाइजेशन आता है। तो ये सेकंड कमिंग उसी दूसरे सिविलाइजेशन आने की बात है। तो लोग इतने परेशान, इतने हताश थे कि अब जो पुराना यूरोपियन सिविलाइजेशन है उससे हताश होकर उन्हें लगा कि अब नए की जरूरत है। अब ये लोग कर क्या रहे थे इसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कुछ नए की ही बात करनी है तो नया पुराने तरीकों से नहीं बताया जाएगा, नए सिंबल खोजे जाएंगे, नई चीजों से बात होगी। इसी वक्त सिंबलिज्म नाम से मूवमेंट भी अपन को इन लोगों की राइटिंग में सिंबलिज्म भी दिख रहा है। सिंबल, कविता में सिंबल हमेशा से रहे हैं, वो कोई नई चीज नहीं। एक तो यूनिवर्सल सिंबल होते हैं, एक पर्सनल सिंबल होते हैं। यूनिवर्सल सिंबल जैसे आप किसी बतख को देखो, लोगों को देखो तो आपको इतना खूबसूरत है, एक शांति का प्रतीक है। कुछ पर्सनल सिंबल होते नए बनाए जाते हैं। जैसे येट्स की कविताओं में क्या दिख रहा है, जैसे एक लाइन यूज करते हैं, टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, कि इंसान कैसा है, एक स्टिक के ऊपर कटा फटा कोट जैसे टंगा रहता है, उस हिसाब से इंसान को कंपेयर कर। अब नए सिंबल भी देख। कॉनराड क्या लिख रहे हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस, हमारे दिल के अंधकार। अंधकार किस चीज की? इतनी ब्रुटैलिटी समाज के अंदर है, तो नए सिंबल भी पैदा हो। तो अर्ली मॉडर्न में इस तरह की राइटिंग आपको, या डेकेडेंस नाम की चीजें, मूवमेंट, इस तरह की चीजें मेजरली आपको देखने को। हाई मॉडर्निज्म ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। 14 से लेके 30 के बीच में वर्ल्ड वॉर का पीरियड। सोच के देखिए कि किसी का कोई घर है और वहां बहुत सारे हंसी खुशी से लोग रह रहे हैं, तो एक वक्त के बाद सब कुछ तबाह हो जाए, उस इंसान की जिंदगी की प्रायोरिटी बदल जाएगी, वो पुराने ढर्रों से हटेगा, और कविता भी नए सिंबल होगी, कविता फ्रेगमेंटेड होगी, कविता के जो भी एस्थेटिक बनाए गए हैं वो उनसे भी दूर जाएगा, कि कुछ नया ही पैदा होना चाहिए। अब तो समाज ही नया है, सेकंड कमिंग है, दूसरा अलग तरीके का समाज अपने पास है। उसके लिए उन पुराने वाले सिंबल पे कैसे लिख पाएंगे अपन, पुराने वाली अप्रोच पे कैसे लिख पाएंगे अपन? तो खास चीज ये हो रही। यहां लिखने वाले जैसे एक आधे इंपॉर्टेंट राइटर की बात कर लें, एजरा पाउंड है, यहां T.S. एलियट है, यहां वर्जीनिया वुल्फ है, यहां जेम्स जॉयस है। ये क्या कह रहे हैं, नई तरीके से चीजों को, जो दुनिया तबाह हो चुकी है, कि नई चीजें गढ़ने की कोशिश। और इस हाई मॉडर्निज्म में 1922 का साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1922 में क्या हुआ, T.S. एलियट की, वुल्फ की और जॉयस की इंपॉर्टेंट किताबें आती हैं। जैसे जॉयस की यूलिसिस आ रही, T.S. एलियट की वेस्टलैंड आ रही। ये हाई मॉडर्निज्म का टाइम। 1930 से 45 के बीच लेट मॉडर्निज्म है। यहां किस तरह के राइटर्स हैं, जैसे ऑर्डन ग्रुप है, यहां ऑक्सफोर्ड ग्रुप, ऑर्डन ग्रुप है।
जैसे यहां पे जॉर्ज ऑरवेल की राइटिंग है, ये लोग कम्युनिस्ट माइंडसेट के आदमी, इन्हें समझ आ चुका था, बहुत ज्यादा पैसा और इन सब चीजों की बात करके अपन ने देख चुके हैं, या तबाह हो चुकी है वर्ल्ड वॉर से। अब सरकार को, अथॉरिटी को थोड़े से चीजों को बताने की जरूरत है कि दुनिया सिर्फ पीस से चल सकती है, लड़ाइयों से नहीं चल। तो इनकी राइटिंग कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड थी मोटा मोटी, और ये बात भी ऐसी कर रहे हैं अपनी कविता। जैसे ऑरवेल क्या लिख रहे हैं, एनिमल फार्म, नई तरह के एल्यूजन है, नई तरह के रेफरेंसेस लिए गए, जानवरों से एक समाज को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की। 1984 ऑरवेल लिख रहे हैं, 1984 में क्या बता रहे हैं, 1984 जब आएगा वहां डिक्टेटरशिप इतनी बढ़ जाएगी तो कोई चैलेंज करने वाला नहीं रहेगा। तो ये 3 फेजेस में मॉडर्निज्म को बांटा गया। अब अपने सोसाइटी और लिटरेचर दोनों एस्पेक्ट से समझने की कोशिश। एक हल्की सी चीज और देखते हैं यहां। अब बात ये करते हैं कि समाज बदल रहा था, लिटरेचर भी बदल रहा है। इसी 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में कुछ एक लोग आते हैं, एक मूवमेंट को की तरफ आगे बढ़ाते हैं, वो लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन सारी बातों ने राइटिंग को भी बदलने की कोशिश करी। राइटिंग कैसे बदलेगी? अब जैसे एक मूवमेंट का नाम आपने सुना होगा, एक पूरा जिसे कहा गया है आवागाद। इस आवागाद का मतलब है कि एक फ्रेंच मिलिट्री टर्म है जिसका मतलब है एक्स्ट्रा गार्ड। एक्स्ट्रा गार्ड, गार्ड किस चीज का गार्ड है, किस चीज से सपोर्ट सिस्टम है। अब जो पुराना हो चुका उससे हमें कुछ नए की तरफ चाहिए, नई इमेजरी होगी, नए सिंबल्स होंगे, फ्रेगमेंटेड राइटिंग होगी, जो भी पुराना ढर रहा है उसको खत्म करके नए की तरफ बढ़ेंगे। ये कुछ एक, ये ब्रॉड टर्म था, इसके अंदर कुछ एक मूवमेंट थे। मूवमेंट क्या, जैसे अपने पास डाडाइज्म दिखता है, जैसे अपने पास क्यूबिज्म दिखता है। ये सारे मूवमेंट अपन जब मॉडर्निज्म को अकेले में बात करेंगे तब बात करेंगे। अभी तो अपन, ताकि प्रूफ रॉक की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बने, अपन उसी टाइपराइटर से पिन मार के कार्बन निकाल रहे हैं अभी के लिए, इतना अपन समझ सकते। अपने पास सरलिज्म भी है, अपने पास फ्यूचरिज्म भी है, अपने पास इमेजिज्म भी है, अपने पास और भी मूवमेंट एक्सप्रेशनिज्म भी है, इसी मॉडर्न में अपने पास लॉस्ट जनरेशन भी है। तो पूरा मॉडर्न पढ़ेंगे तब इस पे अपन एक एक करके देखते जाए। क्यूबिज्म क्या है? क्यूबिज्म पिकासो ने शुरू किया था, और पिकासो ने कहा कि जैसे कोई भी पेंटिंग है, कोई भी आर्ट वर्क है, उसे क्यूब्स में बांट दिया ऐसे अलग। तो कहा कि जब लिटरेचर को, रियलिटी को आप एक ही पक्ष से समझते आते थे, एक ही तरीके से लिटरेचर को, एक ही ऑब्जेक्टिव तरीके से लिटरेचर को समझ रहे थे, अब कहा अलग अलग क्यूब हैं उस हिसाब से समझने की। साहित्य एक तरह की अप्रोच नहीं है, साहित्य में अलग अलग टुकड़ों से साहित्य बना है। एक टुकड़ा यहाँ, जैसे टीएस एलियट वेस्टलैंड में क्या इतने सारे रेफरेंसेस हैं, वहां संस्कृत लिटरेचर से भी रेफरेंस हैं, वहां लैटिन से भी रेफरेंसेस हैं, वहां फ्रेंच से भी हैं, बहुत सारी टेक्निक का इंक्लूजन भी है। तो इस तरह की राइटिंग, इस तरह की पेंटिंग का जिक्र लोगों ने करना शुरू किया, आवागाद मूवमेंट कहा गया। ये सब कुछ पुराने ढर्रे से उल्टा था, एकदम नए की तरफ। तो अपन ने अभी तक क्या देखा, अपन ने जो लिटरेरी हिस्ट्री है वो किस तरह काम करती है उस पर देखा। अपन ने ये भी चर्चा करी कि मॉडर्निज्म के प्रीकर्सर्स कौन थे, कैटलिस्ट कौन थे, उसके बाद मॉडर्निज्म के कितने हिस्सों में बांटा गया, फिर इसी मॉडर्निज्म में उस राइटिंग को शेप देने के लिए एक तरीके के आवागाद मूवमेंट अपन देख रहे हैं। आवागाद, एक्स्ट्रा गार्ड, पुरानी चीजों से नई चीजों की तरफ बढ़, एक बीच में बैरियर आ गया है, पुराना इधर है, नया इधर है, अब सब कुछ नई नई टेक्निक है। और एक खास बात इसके साथ ये भी है
जितने भी आपको मॉडर्न राइटर दिखेंगे, फॉर एग्जांपल एजरा पाउंड मुसोलिनी को बहुत बड़े सपोर्टर थे और एक वक्त के बाद वो अमेरिकन थे, एक्सपेट्रिएट थे, अमेरिका से फ्रांस शिफ्ट होते हैं, इटली की तरफ जाते हैं और मुसोलिनी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुसोलिनी को जब सपोर्ट कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप को, लड़ाई किसके बीच में थी, किसके बीच में अपन को दिख रही है वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डिक्टेटर्स के बीच लड़ाई है और जो डिक्टेटर को पसंद नहीं कर रहे उनके बीच लड़ाई है। मगर एजरा पाउंड है वो डिक्टेटरशिप को पसंद कर रहे हैं और उन्हें अमेरिका में एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाया जाता है। फिर वो राइटर्स का एक पूरा ग्रुप जाता है, प्रेसिडेंट से मिलता है और प्रेसिडेंट को कहता है कि इनके साथ ऐसा नहीं किया जाए, इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की तरफ रखा जाए, एग्जीक्यूट ना किया जाए। क्या जरूरत पड़ी एजरा पाउंड को इस तरह का बिहेव करने की? जरूरत इसलिए थी, जो भी पुराना सिस्टम डेमोक्रेसी है, जो भी पुरानी चीजें, इनका मन उब चुका, ये लग रहा था सिस्टम को सुधारने के लिए अब कोई सुपरमैन चाहिए तो ये डिक्टेटरशिप। तो इस तरह का समाज था। वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को खत्म कर दिया है। अब ऐसी जगह पे कोई राइटर कैसी चीजें लिख सकता है, वो कैसा लिखेगा, उसकी लेखनी में कैसी चीजें दिखेंगी? वही टीएस एलियट से चीजें जुड़ी। थोड़ा सा टीएस एलियट को और देख लेते हैं। टीएस एलियट, या इनके नाम के आगे लिखा जाता है ओम, ऑर्डर ऑफ मेरिट। एक बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी जिसने अपनी फील्ड में बहुत कुछ एस किया है और एक सतह से ऊपर उठ चुका है, तो ये ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा जाता है। एलियट के जिंदगी के 2-3 फेजेस हैं वैसे तो, जिसमें कुछ यूनिक चीजें दिखती है। हम फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे आज सिर्फ, और उसका रीजन ये है कि सेकंड फेज में ही एलियट की प्रूफ रॉक नाम से पोयम है और फर्स्ट फेज इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी के लिए जरूरी है। इसकी चर्चा अपन ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ते वक्त भी करी थी, तो थोड़ा सा बेसिक और अंदाजा लगाना है इनके बारे में, एलियट के बारे में, तो आप वहां से भी कुछ हिस्सा देख सकते। अब देखिएगा, टीएस एलियट सेंट लुइस नाम की जगह, यानी कि अमेरिका का जो मिड वेस्टर्न एरिया है, मिसिसिपी नदी के पास, वहां पैदा होते। 4 जनवरी, अब एग्जैक्ट डेट इसकी आप चेक करना, इनकी डेथ कब हुई थी वो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, 64 या 67 के आसपास शायद, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। सेंट लुई मिड वेस्टर्न एरिया में पैदा हो। वैसे टीएस एलियट अमेरिका से बिलोंग करते थे, उसके बाद वो वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, वहां सेटल हो रहे हैं। समझने वाली बात है, अगर उनकी फैमिली सेंट लुइस जो अमेरिका में आई थी, वो आई इंग्लैंड से ही थी। इसके बारे में अपन ने एक पिछली क्लास, तो पहले इंग्लैंड से ही थे, फिर अमेरिका में फैमिली सेटल हुई और वापस फिर कहाँ जा रहे हैं, इंग्लैंड की तरफ। क्योंकि एलियट और जितने भी इंटेलेक्चुअल थे उस वक्त में, एजरा पाउंड, एलियट, ये सब ये मान रहे थे कि लॉस्ट जनरेशन भी अपन एक तरह से समझ सकते हैं, ये ऐसे मान रहे थे कि अमेरिका बहुत ज्यादा क्लचेस में है, अमेरिका बहुत ज्यादा लिबर्टी और फ्री स्पीच कर्टेल कर रहा है, उसे रोक रहा है। जितने भी थिंकर थे, राइटर थे, वो अमेरिका को एक तरह से छोड़ के कहीं ना कहीं शिफ्ट हो। फ्रांस इनका मेन हब था वैसे तो, और एक मॉडरेट एनवायरनमेंट जहां इनको मिल रहा था। फ्रांस भी एक्सट्रीमिस्ट था, अमेरिका भी एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट सा एनवायरनमेंट जहां मिल रहा वो इंग्लैंड ही दे रहा था। इंटेलेक्चुअली फ्लरिश कर पा। इंग्लैंड से सबसे पहले इनकी फैमिली के आने की वजह क्या थी? जैसे अपन ने एक पिछली क्लास में ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ते वक्त चर्चा करी थी कि जब रेफॉर्मेशन आया इंग्लैंड में, जब मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च का प्रोटेस्ट किया जर्मनी में, उससे बहुत सारे पंथ और धाराएं निकली, बहुत सारे धाराएं निकली रिलीजन की। सबसे पहली तो उसमें प्रोटेस्टेंट थे, मतलब जो कैथोलिक को प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्टेंट। अब समय के साथ
अमेरिका में इंग्लैंड में दिक्कत ये हुई, जो प्रोटेस्टेंट थे, एक अलग धारा जो धर्मों की, जैसे अपने यहाँ हिंदुइज्म में, इस्लाम में अलग अलग सेक्ट हैं, बने हुए हैं, कोई किस चीज को मान रहा है, कोई किसी चीज को मान रहा है, ऐसे क्रिश्चियनिटी के साथ भी रिलीजन की एक खास बात है, उसके विरोध, क्योंकि रिलीजन हमेशा एक्ट्स पे नहीं चलता, रिलीजन बिलीफ पे चलता। बिलीफ पे जो चीज चलती है वो लंबे वक्त तक टिक नहीं सकती, उसमें प्रोटेस्ट जरूर होगा किसी न किसी चीज का, और वो प्रोटेस्ट जो करने वाले वो अपना एक अलग सेट बना ले। ऐसा ही इंग्लैंड में हो रहा था। प्रोटेस्टेंट है ये लोग, क्या हुए, इनको इंग्लैंड में जो मार्टिन लूथर के अनुयायी थे, उनको फॉलोवर थे, वो प्रोटेस्टेंट थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कैथोलिक चर्च से, उनको परेशान किया जाने लगा इंग्लैंड। तो ये लोग भाग के अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहे, अपने परसिक्यूशन से बचने के लिए ये इंग्लैंड की तरफ आ रहे, अमेरिका की तरफ। फिर अमेरिका के साथ दिक्कतें हुई। एलियट तो खुले दिमाग के इंसान, कितने वक्त टिकेंगे, कोई उन्हें कितने वक्त रोकेगा वापस इंग्लैंड की तरफ। इनकी फैमिली को यूनिटेरियन बोला जाता है। अब ये यूनिटेरियन क्या है? इसको भी अपन ने पीछे समझा था। यूनिटेरियन क्रिश्चियनिटी 3 चीजों पे भरोसा करती है। एक, पहली, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। फादर खुद भगवान है, एंड सन ऑफ गॉड कौन है? जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह। और के बाद जो होली स्पिरिट, 3 चीजों पे मानती है। ये यूनिटेरियन थे, ये एक चीज पे मानने वाले थे सिर्फ, वो क्या है? गॉड, भगवान अकेला काफी, बाकी 1000 चीजों को मानने की जरूरत नहीं। मगर जब वापस इंग्लैंड में आते हैं, तो जो एंग्लिकन चर्च का जब एलियट हिस्सा बनते हैं, तो फिर से ये यूनिटेरियनिज्म से हटते नजर आ रहे हैं। एक अर्ली फेज की एलियट की ये बात। दूसरी बात, इनकी फैमिली को बोला जाता है बोस्टन ब्राह्मिन्स। बॉस्टन ब्राह्मिन्स। अब यहां बॉस्टन, सेंट लुइस, बॉस्टन एरिया, जब ये न्यू इंग्लैंड के आसपास के, न्यू इंग्लैंड अमेरिका का ही एक हिस्सा है, जो प्रोटेस्टेंट आए थे यहां, वो यहां सेटल हुए बॉस्टन और इस एरिया के आसपास। और वहां जो प्रॉस्पेरस क्लास थी, इंटेलेक्चुअल क्लास थी, एलीट क्लास थी, कुलीन वर्ग था, ये बॉस्टन के ब्राह्मिन्स कहा जाता। अब ये शब्द तो अंग्रेजी में तो पहले से था नहीं, इसे बोरो किया गया। अंग्रेजी की सबसे सुंदर बात यही है कि वो हर साल 1000 के आसपास शब्द हैं, वो अपनी डिक्शनरी में इंक्लूड करती है, बोरो करती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। उस वक्त भी कॉलोनियल सिस्टम था, इंडिया वगैरह में देखा इन्होंने ब्राह्मिन्स कौन होते हैं, तो उन्होंने समझा कि ब्राह्मिन्स हैं, एक तो वर्णाश्रम वाला मामला है, दूसरा ब्राह्मण उसे कहा जाता है, आज भी अपन जनरली इस टर्म को यूज करते हैं, कि जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, एलीट क्लास है। तो पहले वक्त तो यही लोग ब्राह्मिन्स को ही समझा जाता था। इस टर्म को इन्होंने यहां से उठाया, बोस्टन, मतलब अच्छी खासी फैमिली से एलियट बिलोंग कर। ये लगभग पहला फेज इनकी जिंदगी का है। और इसी फेज में एलियट तो समाज तो नजर आ ही रहा था कैसा है, मॉडर्न दुनिया थी, अलग अलग चीजें लोग पढ़ भी रहे थे, दूसरे सिविलाइजेशन को भी समझ रहे थे। तो उसी दूसरे सिविलाइजेशन के अंदर उन्होंने क्या देखा था, जो मिडिल ईस्ट में जो चीजें हो रही, एशिया में जो चीजें हो रही, उन पे भी नजर। तो इसी फेज में एलियट उमर खयाम की रुबाइयां भी पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी देख रहे हैं। सेकंड फेज इनका इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सेकंड फेज, इस सेकंड फेज में एक तो 1911 से लेके 14 तक अपन देखते हैं, इनके हार्वर्ड ईयर में या बाद में ऑक्सफोर्ड भी आ रहे हैं। यहां 2 लोगों से खासकर मिलते हैं। एक का नाम था जॉर्ज सेंथाइना और दूसरे का नाम था एरविन बेबिथ। सॉरी, ये 2 लोग एलियट को एक नए कल्चर से इंट्रोड्यूस करवा। वो कल्चर क्या था?
संस्कृत और पाली लैंग्वेज दोनों को एलियट पढ़ना शुरू करता है और इसी का रेफरेंस आपको वेस्टलैंड में दिखता है, दूसरी कविताओं में भी दिखता है, 4 क्वार्टर्स में दिखता है। वहां एलियट इसी चीज पे बात कर रहे हैं। तो ये हार्वर्ड फेज या ऑक्सफोर्ड में भी इस वक्त में जा रहे हैं। तो इस फेज में एक खास चीज क्या है, 1915 में ये पोएम लिख रहे हैं, दी 1915 की पोएम द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड ब्रूफ्रॉक। और फिर ये 1917 में एक कलेक्शन का हिस्सा भी बनती है ये पोएम, जिसे कहा गया ब्रूफ्रॉक एंड अदर पोएम्स नाम से। 1919 में ये एक इंपॉर्टेंट ऐसे लिख रहे हैं जिसको अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। इसका नाम था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इंडिविजुअल टैलेंट ये अपन बात करके आ चुके हैं, इस पे तो दोबारा नहीं करेंगे। इसी वक्त हेमलेट एंड इट्स प्रॉब्लम के ऊपर भी बात कर रहे हैं, हेमलेट के साथ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की भी बात कर रहे हैं। ये भी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में अपन ने ये समझा था कि कैरेक्टर है वो अपना जो आसपास का सिनेरियो उसे कॉम्प्लीमेंट करता नजर आ, और उसी वजह से वो मेटाफिजिकल पोइट्री को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये चीज अपन देख के आ चुके हैं। आज अपन को पढ़ने की चीज है वो ये है लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड ब्रूफ। तो अपनी जर्नी इस क्लास की अभी तक क्या रही है, हमने मॉडर्निज्म के ऊपर बात करी, प्रीकर्सर के ऊपर बात करी, हमने ये भी देखा एलियट की जिंदगी क्या थी, अवागाद मूवमेंट के कुछ एक नाम क्या थे, थोड़ा सा 19-20 खाका तैयार किया है अपनी अब जो शुरू होने वाली पोयम है लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड ब्रूफ्रॉक। इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले टाइटल पे ही बात कर ले। टाइटल वापस लिखते हैं यहां और इसको देख, द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड ब्रूफ्रॉक। ये टाइटल आयरॉनिकल है। इस टाइटल में आयरनी का यूज एलियट ने किया है। कैसे आयरॉनिकल है ये देखते हैं। द आर्टिकल सबसे पहले अपन को देखने को मिल रहा है, क्यों स्पेसिफाई किया गया, किसी चीज को पिन पॉइंट अपन कर रहे हैं कि लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड ब्रूफ्रॉक। तो किसका लव सॉन्ग, द को इस हिसाब से। अब इस समझने वाली बात इस ब्रूफ्रॉक में है, यहां आयरनी दिखी। ब्रूफ्रॉक वैसे तो माना जाता है टाइटल, ये नाम एलियट ने एक फर्नीचर कंपनी से लिया है। अमेरिका में एक फर्नीचर कंपनी थी जिसे कभी एलियट ने देखा था और उसका नाम यूज किया। नाम ब्रूफ्रॉक क्यों यूज किया, अब पहले दूसरी चीज ये समझने, इसके 2 कारण है। पहला कारण न्यूनेस। अच्छा, इसी न्यू वाले विचार पे मुझे एक चीज ऐड करनी थी, वो अभी बात करते करते अपन समझ ले रहे हैं। अवागाद मूवमेंट अपन पढ़ रहे थे, यहां एक फेमस फ्रेज आता है एजरा पाउंड का। एजरा पाउंड का वो क्या था, मेक इट न्यू। कविता को नया बनाना है, साहित्य को नया बनाना। समाज नया पैदा हो रहा है, कविता भी नहीं पैदा, और ये मूवमेंट उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी स्केलेटन में, इसी ढांचे में, इसी ढर्रे में कविता की रूह को रखना है, ये सब बात। तो न्यू का जब बात आई तो इस पे अपन थोड़ी मतलब चर्चा कर ले। अब देखिए, तो एक तो बात हुई नया करने के लिए कोई चीज, नया क्यों। जैसे सोचिए
हमारे पुराने वक्त में नाम होते थे, जैसे किसी का नाम पुराने कोई भी नाम अपन सोच ले, होशियार सिंह हो गया, रोहिताश हो गया। अब नए नाम कैसे, नया कल्चर, नए नाम नए कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ यूनिक गढ़ा एलियट ने कि प्यार का गाना प्रूफ रॉक का। अब प्रूफ रॉक दुनिया ने नाम ही नहीं, ये किस तरह का नाम है? ये नया, कुछ नया एक सिंबल देने की, नई इमेज बनाने की कोशिश कर रहे, अवागाद मूवमेंट, नया, मेक इट न्यू, नया बना रहे। दूसरा रीजन था इस नाम के रखने का, क्रिटिक्स ये मानते हैं इस नाम का मतलब है क्रूड प्लस फ्रॉक, क्रूड फ्रॉक। क्रूड का क्या मतलब? क्रूड, समवन हु इज वेरी मॉडेस्ट, बहुत ज्यादा मॉडेस्ट है, इनहिबिशन है, इतना मॉडेस्ट है कि वो अगर किसी को प्रेम भी कर रहा है तो उसे इजहार करना नहीं है, वो डर रहा है, शर्मा रहा है, हर चीज में उसे डाउट है। इस पोएम में बार बार जिक्र आता है, डू आई डेयर, क्या मैं ये कर सकता हूं? कॉन्फिडेंस नहीं, डर ज्यादा है। मॉडर्न आधुनिक आदमी ऐसा है, में डर ज्यादा है। फ्रॉक का क्या मतलब है? फ्रॉक ये जैसे ड्रेस या गाउन जो सोफिस्टिकेटेड क्लास को बिलोंग करती है, सिविलाइज्ड क्लास को बिलोंग करती है, तो ये इतना मॉडेस्ट और इतना सिविलाइज्ड है कि अपनी फीलिंग का इजहार करने के लिए भी 4 बार सोच रहा, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आधुनिक आदमी ऐसा प्रूड फ्रॉक, प्रूफ फ्रॉक है। तो अब इसमें टाइटल में आयरनी है। आयरनी क्या है? टाइटल में आयरनी ऐसे है, द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, प्यार का गाना प्रूफ्रॉक का, और प्रूफ्रॉक है वो प्यार कर ही नहीं पा रहा है, वो इजहार कर ही नहीं पा रहा है, तो उसका गाना कैसे हो सकता है? कोई आदमी स्टेटमेंट वर्ड ही नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, ये गाना भी है, ये आयरनी। अब आयरनी, अब अपने पास 3-4 नाम देखने को मिलते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। क्या? एक अपने पास आता है आयरनी, एक अपने पास आता है पैराडॉक्स, एक अपने पास आता है एंटीथीसिस, एक अपने पास आता है ऑक्सीमोरॉन। इन सब में फर्क क्या है? आयरनी लैटिन शब्द एरियन से बना है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो टाइटल है वो आयरॉनिक कैसे, उस बात को। एरियन का मतलब होता है डिसेंबलर, डिसेंबलर या बहरूपिया। तो बहरूपिया कैसे? पुराने वक्त में जो भी नाटक या ओरेटरी सिस्टम था, वहां एक कैरेक्टर इस तरह का होता था, उसे जानकारी सब कुछ होती थी मगर वो मूर्ख बनता था बाकी कैरेक्टर के साइकोलॉजी, बाकी कैरेक्टर से रिवील करवाने के लिए। जैसे शेक्सपियर के प्लेज में फूल हुआ करता है, नाम उसका फूल है मगर एक्चुअल में वो सबसे इंटेलिजेंट आदमी है उस प्ले का। तो ऐसे डिसेंबलर होते थे, उससे नाम आया है। इसको एक सीधी सी बात में समझें तो 2 शब्द से इस आयरनी को समझ, जहां इंटेंडेड मीनिंग है वो क्या है, एक्चुअल मीनिंग से अलग है। ऑथर, प्लेराइट, पोएट बताना जो चाह रहा है उस वो वैसा का वैसा लिखा हुआ नहीं। कैसे? जैसे मैंने पीछे कहा, लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो बात नहीं कर सकता उसका गाना, ये तो आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। जैसे जेन ऑस्टिन की फेमस लाइन है, प्राइड एंड प्रेजुडिस की शुरुआत ही उससे होती है,
जो एक वेल सेटल्ड आदमी है वो हमेशा एक वाइफ की तलाश में रहे, एक पैसे वाला, बहुत पैसे वाला सेटल्ड आदमी वाइफ की तलाश में, प्राइड एंड प्रेजुडिस में के। तो अब इसका उल्टा करके देखें, क्या कि एक लड़की वेल सेटल्ड आदमी की से शादी करने की तलाश में नहीं। तो एक्चुअल में एलियट जेन ऑस्टिन कहना यही चाह रही थी, उसने उस स्टेटमेंट को दिखाया ऐसा है। ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट। पैराडॉक्स, सबसे ज्यादा इस पैराडॉक्स का यूज अपन को ये एक ऐसे समझ सकते हैं, एक एब्सर्ड स्टेटमेंट होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, एब्सर्ड होता है, बकवास होता है, मगर इसमें मीनिंग होती है। सबसे ज्यादा इसका यूज आपको 16वीं सेंचुरी की में मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर देखने को मिलेगा, पैराडॉक्स सबसे ज्यादा, और खासकर जॉन डन की कविताओं सबसे ज्यादा यूज देखने को मिलता है। जैसे पैराडॉक्स को ऐसे समझ सकते हैं, मैं कहूं लेस इज मोर, थोड़ा ही ज्यादा है। अब ये बात तो बड़ी एब्सर्ड सी लग रही है, थोड़ा ज्यादा कैसे हो सकता है? अगर इस पे सोचा जाए, आप सोचो कि ये कहें कि थोड़ा पढ़ना ही काफी, बहुत ज्यादा पढ़ना खराब है, थोड़ा पढ़ ले तो रिवाइज कर ले वक्त पे, वही बहुत है। तो लेस इज मोर, बात एब्सर्ड सी लग रही है, बेतुकी सी लग रही है, मगर मतलब बन रहा है इसका, ऐसा पैराडॉक्स। ये मैं चीज इसलिए बता रहा हूं, कई बार कंफ्यूजन इससे पैदा होता है कि आयरनी क्या है। इसे रटने से ज्यादा एक कंसेप्ट के ऊपर समझेंगे अपन, इन चारों चीजों का डिफरेंशिएट करके, तो ये एक एक चीज समझती, जो सलवटें हैं वो निकलती जाएंगी, तो चीजें समझ में अच्छे से आती जाए। अब है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का सबसे ज्यादा यूज एलिजाबेथन लिरिक पोइट्री में अपन को देखने को मिलता है। एंटीथीसिस क्या है? ये एक पैरेललिज्म का एग्जांपल। पैरेललिज्म क्या? दो चीजें साथ साथ, दो स्टेटमेंट एक जैसे, क्लॉज या सेंटेंसेस एक जैसे हैं और उनमें विरोधाभास। जैसे टू err is human, to forgive is divine, गलतियां करना इंसानी है और उन्हें माफ करना भगवान का काम। तो पैरेलल स्ट्रक्चर है और ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, एंटीथीसिस हुआ। पहला थीसिस, ये इसका एंटीथीसिस, या उल्टा कर लें, ये थीसिस, ये इसका तो ये ऐसा एंटीथीसिस ज्यादा यूज एलिजाबेथन लिरिक पोइट्री में सबसे ज्यादा देखने को। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन जब साथ साथ शब्द ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो, जैसे आप कहें लविंग हेट, दो शब्द साथ साथ हैं, लव भी और हेट भी, दोनों चीजें साथ साथ ही कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आ रही हैं, कैसे पॉसिबल? तो ये कुछ है क्या, जब फिगरेटिव लैंग्वेज पढ़ते हैं तो दो तरीकों में बांटते हैं अपन उसको, ट्रॉप और स्कीम में। तो ये आयरनी वगैरह ही ट्रॉप्स ही हैं। ट्रॉप्स क्या? ट्रॉप का मतलब क्या? जहां लिटरल मीनिंग है वो अलग है जो कवि कहना चाह रहा है, उसे तो इंटेंडेड मीनिंग है वो एक्चुअल मीनिंग से अलग है। जब एक्चुअल मीनिंग से अलग है तो वो ट्रॉप कहा जाता है उसे। स्कीम्स दूसरी फिगरेटिव लैंग्वेज या फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उसमें क्या होता है, वहां खास चीज ये दिखती है, सेंटेंस मीनिंग अलग नहीं पैदा होती, मीनिंग वही रहते हैं। वहां कुछ साउंड डिवाइसेस दिख जाएंगे आप, जैसे एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन मीनिंग चेंज नहीं करता, वो एक साउंड डिवाइस की तरह काम करता, उसमें कविता में रिदम पैदा हो रही। ये रेटरिक इफेक्ट कविता के अंदर एक अच्छा इफेक्ट पैदा कर रही हैं, कुछ नयापन दिखा रही हैं, नए एक शॉक इफेक्ट की तरह काम कर रही हैं। ऑडियंस है वो हाथों हाथ उस चीज को कैप्चर करती है कि हाँ अच्छा बात ये बताना, इससे एक अम्यूजमेंट, आश्चर्य पैदा होता है कविता में, कविता खूबसूरत लगती है। तो यहाँ
हमने आयरनी और इस चीज की बात करी। क्यों करी? क्योंकि हमारे पास हमारा स्टेटमेंट ही द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रोक है, वही कॉन्ट्राडिक्टरी, तो वही सॉरी आयरॉनिक। ये टाइटल के ऊपर बात थी। टाइटल लिया कहां से गया है? एक फर्नीचर कंपनी अमेरिका में कभी एलियट की नजर पड़ी थी, उसका नाम अजीब था और अब नए नाम की जरूरत थी, नया कुछ बनाना है। प्रूड फ्रॉक, ये अपन ने चीज समझी, ये बात करी। अब उस कविता से ही कुछ चीज देख लेते हैं एक बार। अब उसको थोड़ा सिस्टम से पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज को। ये इसके बैकग्राउंड की बात। अब समझने वाली चीज क्या है, हो सकता है यहां इस स्लाइड में बहुत ज्यादा लाइट इसके ऊपर हो तो आपको इतना क्लियर नहीं नजर आए। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में भेजी भी गई है, वहां से आप एक एक चीज करके देख सकते हैं। जो भी अब जैसे जब किताब आ जाएगी अपनी आपके पास अवेलेबल होगी, उससे आप या तो मुझे मैसेज कर दें या ये बता दें कि साहब इससे ये वाले टॉपिक में समस्या है, उससे डील कर लें। जैसे आपने इस पोएम के बारे में बात करी थी, तो इससे अपन डील कर रहे हैं, जरूरी बात किसी। अब इस पोएम को थोड़ा देखते हैं, इसकी लाइन बाय लाइन इसका एनालिसिस करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने जैसे क्लास शुरू होते ही ये कहा था, अच्छी चीज कोई होती के साथ एक कमी ये है कि वो टाइम ज्यादा लेती। तो टाइम अपने पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आपके पास भी और मेरे पास भी वक्त काफी है, उसी हिसाब से इसको पढ़। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ, और इसकी शुरुआत में अपने पास एक एपिग्राफ है। ये भी एक नई एपिग्राफ क्या है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एपिग्राफ दूसरा है अपने पास प्रोलोग, तीसरा है अपने पास एपिलोग, तीन चीजें हैं, ये कंफ्यूजन पैदा होता है। ये एपिग्राफ क्या है, प्रोलोग क्या है, एपिलोग क्या है। एपिलोग, एपिग्राफ, एपिग्राफ को आप हिंदी में पढ़ सकते हैं उद्धरण। प्रोलोग को आप पढ़ सकते हैं, प्रो का मतलब होता है बिफोर और लोग का मतलब होता है स्पीच, यानी कि इंट्रोडक्टरी स्पीच। इंट्रोडक्टरी स्पीच। और एपिलोग का मतलब क्या है, एपी यानी आफ्टर और लोग का मतलब है स्पीच। इसे हम पढ़ सकते हैं हिंदी में उपसंहार या कंक्लूडिंग रिमार्क। पहले जब अपन प्रोलोग और एपिलोग को समझ लेंगे तो एपिग्राफ ये अपन को आराम से समझ। पुराने वक्त में किसी प्ले की शुरुआत पहले प्रोलोग की बात करते, बिफोर स्पीच जिसे कहा गया। प्रोलोग, लोग यानी स्पीच, लोगोसेंट्रिक वर्ड, इस तरह की बातें अपन थियरी पढ़ते हैं तब भी आती। लोगो मतलब स्पीच, हमारे शब्द। पुराने वक्त में जब भी अपन प्लेज वगैरह की बात करते हैं, प्लेज को पढ़ते हैं, या अपन शेक्सपियरियन प्ले जब पढ़ रहे हैं या अपन मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ रहे हैं, तो हम जनरली ये देखते थे कोरस आता है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोग आ रहे हैं, वो एक कविता नुमा किसी पद्य से उस प्ले की भूमिका बता के जा रहे हैं। जैसे रोमियो एंड जूलियट में देख सकते हैं कि एक ऐसा नाटक है प्यार की कहानी के ऊपर कुछ बात होने, एक ऐसी ट्रेजेडी होने वाली। डॉक्टर फॉस्टर्स में भी ऐसी बात कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहां एक आदमी के एम्बिशन उसे खत्म कर देता है। तो प्ले का एक ऐसा हिस्सा इसकी राइटिंग कवि ने ही करी है, उस कविता की, उसे कोरस गाने आ रहा है ड्रामा में,
बताने के लिए कि नाटक में होने क्या वाला है। एपिलोग, आफ्टर स्पीच, जब नाटक खत्म हो चुका, सब बातें हो चुकी या खत्म होने की कगार पे है, तब एक बात दिखती है, क्या? कैरेक्टर का फ्यूचर क्या होने वाला है, वो कैरेक्टर आगे क्या किया उसने, क्या करेगा वो, उसके ऊपर भी कुछ एक कमेंट छोड़ के जाया जाता है। उसे अपन एपिलोग से समझते, आफ्टर स्पीच, कैरेक्टर के फ्यूचर के बारे में देख। अब अपने पास है एपिग्राफ। ये इसका एक डिफरेंस इन दोनों से, इस प्रोलोग से ये है, प्रोलोग भी शुरुआती हिस्सा किसी चीज का, एपिग्राफ भी शुरुआती हिस्सा। इस एपिग्राफ का क्या है? ये उद्धरण है, ये किसी दूसरे कवि से उठाया गया है। ये जैसे हमारे पास वेस्टलैंड में एक एपिग्राफ है, वो एपिग्राफ टीएस एलियट का नहीं है, इट बिलोंग्स टू समवन एल्स एंड दैट पर्सन इज नोन एज दांते एलिगेरी, और उसका वर्क डिवाइन कॉमेडी। उस डिवाइन कॉमेडी से इन्फर्नो जो नाम से सेक्शन है, उसका कैंटो 27 है, ये उद्धरण लिया। तो यहां क्या था, इनिशियल इंट्रोडक्टरी स्पीच और उपसंहार में कवि की खुद की लिखी हुई चीज, कवि का खुद की बात, ये किसी दूसरे कवि से उठाया गया है ताकि उस कविता की भूमिका को बांध दिया जाए और आगे ये एहसास हो कि क्या पढ़ने वाला। ये इन तीन चीजों में डिफरेंस है, एपिग्राफ है, प्रोलोग है, एपिलोग है। ऐसे ही शब्द आपको और भी सुनने को मिल सकते हैं। जैसे आप एक नाम सुनते एपिग्राम। एपिग्राम क्या है? एपिग्राम एक टर्स और विटी स्टेटमेंट है जो पैराडॉक्सिकल है, उसमें विट, दिमाग, बुद्धि भी दिखती है। ये भी मेटाफिजिकल टाइम पीरियड में जॉन डन और उनकी कविताओं में एपिग्राम बहुत सारे यूज होते थे। जैसे ऐसे कहा जाए एपिग्राम का एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, बच्चा है वो इंसान का पिता है। अब ये एक विटी स्टेटमेंट है, ये कहावत मुहावरे तरीके का भी है, मगर इसमें मजाकियापन भी दिख रहा है और बात पते की है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन कैसे है? वो इसलिए है कि बच्चा है वो पहले क्या, बच्चा जो बचपन में सीख लेता है वही आगे जाके करता है, इस तरह की कहानी बात कहने की कोशिश करी। वही उसके मतलब उसके पुराने एक्सपीरियंस है, वो आगे जब वो बड़ा होता है अडल्टहुड, उस वक्त में वो चीजें उसके काम आती हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं ये एपिग्राम। इस चीज का कई बार कंपैरिजन एफोरिज्म से भी आता है। एफोरिज्म पैराडॉक्सिकल नहीं होते, जैसे फ्रांसिस बेकन की राइटिंग में एफोरिज्म है, वहां पैराडॉक्स की बात है, वहां फिलोसफी, ज्ञान, डाइडेक्टिक, हम लोगों को ज्ञान देने का बस मामला है, विट पैराडॉक्स नहीं। जैसे कहा जाए नॉलेज इज पावर, अभी एक लाइन है, कहावत की तरह लगती है, ज्ञान है वो ताकत है। यहां ना पैराडॉक्स है ना विट है, कुछ नहीं, कहावत है, सिखाने वाली बात। इस तरह की ये चीजें आपस में घुली मिली है, इनको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच से जब भी अपन पढ़ते हैं, का फायदा ये होता है वो हमारी परतें खोलती जाती है और कंफ्यूजन से हम बचते हैं। परीक्षा में रटी रटाई चीजें कई बार कुछ हद तक याद नहीं रहती हैं, तो उन्हें जब आपस में रिलेट करके पढ़ा जाए तो वो ठीक ठाक लगती है और अपन को लगता है कि अपन उस जगह पहुंच पा रहे हैं जहां हमें पेपर सेटर ने फंसाने की कोशिश करी। ये एक चीज थी जिस पे अपन ने चर्चा करी। अब आगे बढ़ते, ये डिवाइन कॉमेडी का एक कैंटो 27 रखा गया। इस कैंटो 27 को बोलने वाला कौन है? ग्यूडो डी मॉन्टेफेल्ट्रो। ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती कि यहां स्पीकर कौन है? ग्यूडो डी मॉन्टेफेल्ट्रो। और इस कैंटो को सुनने वाला कौन है? बोलने वाला तो ग्यूडो डी मॉन्टेफेल्ट्रो है, इसको सुनने वाला कौन है? इसको सुनने वाला है लिसनर। जो लिसनर क्या नाम है? दांते।
ये क्वेश्चन भी हमने इस पीडीएफ में रखा है, आप जब बुक आएगी तो उसमें आप समझ सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है कि हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइंस और हु इज द लिसनर ऑफ दिस कैंटो। मतलब ये बात कौन सुन रहा है और कौन बोल रहा है। दांते सुन रहे हैं, ग्यूडो डी मोंटेफेल्ट्रो बोल रहे हैं। क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, दांते ने एक वर्क लिखा था, डिवाइन कॉमेडी। इस डिवाइन कॉमेडी के 3 सेक्शंस थे। पहला था इन्फर्नो, दूसरा था पर्गेटेरियो और तीसरा था पैराडीजो। और यहां से कैंटो 27 है वो लिया गया। ग्यूडो डी मोंटेफेल्ट्रो आर्मी जनरल थे रोमन समाज में और उन्होंने बहुत सारे पाप किए थे। अब उन्हें नर्क में सजा मिली है और दांते खुद है वो इस इन्फर्नो का मतलब है हेल, इस हेल में जर्नी पे है। फिर दांते की जर्नी पश्चाताप की तरफ होगी और फिर वो अपनी बिलविड है बेट्रिस के साथ पैराडीजो स्वर्ग की यात्रा करेंगे। इस पूरे डिवाइन कॉमेडी में 3 सेक्शन में ये दिखता है। इन्फर्नो में इसे जो भी लोगों ने गलत काम किए वो सब मिलते हैं। तो यहाँ ग्यूडो डी मोंटेफेल्ट्रो एक रोमन जनरल मिल रहे हैं। अब उस जनरल ने पाप बहुत किए और वो कन्फेस कर रहे हैं दांते से। एंड ही नोज, इन लाइन का एक्चुअल मीनिंग ये है, ही नोज नोबडी रिटर्न्स फ्रॉम हेल। हेल से कोई वापस नहीं जाता है so that he can express or he can confess his sins to Dante। नरक से कोई वापस धरती पे गया नहीं है। तो दांते को क्या कह ग्यूडो डी मोंटेफेल्ट्रो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे जितने पाप हैं, मेरे जितने रॉन्ग डीड्स हैं, डूइंग हैं, उसके बारे में मैं खुल के बताऊं। अब इन लाइन में एक टेक्निक छोड़ के जा रहे हैं TSL, उसकी बात करते। तो जैसे मैंने कहा ग्यूडो डी मोंटेफेल्ट्रो, ग्यूडो नाम है इनका और डी का मतलब जैसे लिखा गया है टस्कन डायलेक्ट में, जो डिवाइन कॉमेडी है टस्कन डायलेक्ट में इटालियन में लिखी गई है। यहां डी का मतलब ऑफ, ग्यूडो ऑफ मोंटेफेल्ट्रो। आज भी होता है, पहले भी होता आया था। पहले लोग अपने सरनेम से नहीं जानते थे, वो जिस जगह से बिलोंग करते थे और खासकर एरिस्टोक्रेटिक क्लास है वो अपने जहां के कस्बे, देहात, समाज, गांव है उसके बारे में बताते थे। तो ग्यूडो ऑफ मोंटेफेल्ट्रो, मोंटेफेल्ट्रो का रहने वाला है ग्यूडो नाम से इंसान, उसके पाप वो दांते को सुना रहा है क्योंकि दांते तो अब नीचे जा नहीं सकता धरती पे। ये बातें दांते किसी और को बताएगा नहीं, तो जितनी चीजें उन्होंने की हैं वो सब बता रहे हैं ग्यूडो ऑफ मोंटेफेल्ट्रो। अब यहां समझने की बात यह है, इस चीज में एलियट ने हिंट दे दिया है, ऐसी ही कोई बात है वो हमारा कैरेक्टर प्रूफ रॉक करने वाला है। एक स्पीकर है वो करने वाला है जिसे प्रूफ रॉक समझ सकते हो, और वो प्रूफ रॉक ऐसी ही कुछ बात करेगा। उसके सुनने के लिए लिसनर भी होंगे। तो यहां हिंट क्या दिया गया है कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग, हिंट क्या दिया गया है कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब इस ड्रामेटिक मोनोलॉग को भी समझ लेते हैं ये क्या चीज है। इसको समझने के लिए हमारे पास सबसे बेहतर साधन है, वो है M.H. अब्राहम का ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म। अब यहां शुरुआत किस चीज की हो रही है, ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहा, किसे समझा जा रहा। तो इसकी 2-5 लाइन है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी आज की क्लास में
अपन ने जो मेजर चर्चाएं करी हैं वो किस किस पे करी है? बैकग्राउंड पे एल्फ्रेड प्रूफ। अब इसकी जो टेक्निक है उस पे भी बात करेंगे, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्रामेटिक मोनोलॉग इसमें, फिर उसका लाइन बाय लाइन अपन एनालिसिस देखेंगे, थीम्स पे चर्चा करेंगे। तो ये पोयम है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसे कराऊंगा। अगर आप कोशिश ये करें कि चाहे इसे अपन 3 क्लास में पढ़ें या 2 में पढ़ें, आपकी कोशिश साथ में ये रहनी चाहिए कि जो जितना पढ़ा जाए उसे आप रिवीजन के तौर पे भी लें और फिर इस पीडीएफ को पढ़ने की कोशिश भी करें। तो इस तरह से अपन इस चीज को पढ़ेंगे। अब कल आगे इसके डिवाइसेस और टेक्निक पे बात करेंगे, फिर अपन उसमें एनालिसिस देखेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह हैं उनको समझेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया।